नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। बढ़िया मौसम है। मैं हर वक्त मेरे वीडियो में ये कहता हूँ कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे भेजो। आपके लिए हैं। बदलते ज़माने में टेक्नोलॉजी के साथ मैं भी बदला, क्योंकि 40 साल का शिक्षण जगत का अनुभव लड़कों को पढ़ाया। टेक्नोलॉजी के साथ मैं आगे बढ़ा और मुझे लगा कि मेरे पास जो है, जो पढ़ता हूँ, आपके लिए पढ़ता हूँ, मेरे ज्ञान के लिए पढ़ता हूँ। और मैं जो पढ़ता हूँ वो हिंदी में, गुजराती में से, इंग्लिश में से ट्रांसलेट कर आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके लिए है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न तो पैसा चाहिए, न तो धन चाहिए, न तो सत्ता चाहिए, न तो संपत्ति चाहिए। और ये न मेरा कमाने का जरिया है। लेकिन और आपको भी पैसा नहीं देना है तो आप आगे भेज सकते हैं, किसी को मदद कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। मैंने कितने सारे आर्टिकल्स क्लब किए आज, कि सोचा थोड़ा ऐतिहासिक बात करूं, क्योंकि मैं जिस देश में जन्मा उस देश की बात ज़्यादा करूंगा। और इस देश में भी मैंने जो देखा समझा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। मैं ऐसे महान वीर सपूतों की बात करता हूँ कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में 21 बड़े युद्ध लड़े, 300 से अधिक मुगल चौकियाँ ध्वस्त की। हर एक मुगल चौकी पर 100 से लेकर 3000 सैनिकों का लश्कर रहता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज लोग महाराणा प्रताप की वीरता उनकी हाइट, उनके भाले और तलवार के वजन से नापते हैं, ना कि उसको कर्म से बात जानते हैं। हमें इनकी बहादुरी, उस जमाने में तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, किस तरह उन्होंने युद्ध लड़े होंगे, उसका चेतक घोड़ा किस तरह ट्रेनिंग दी होगी, किस तरह काम किया होगा। आप सोचिए, कितना बहादुर। मैं इसको सलाम करता हूँ। ऐसी एक आगे बात करता हूँ कि दुर्गा भाभी है। मैं थोड़े थोड़े लोगों के बारे में ऐतिहासिक बात आज करना चाहता हूँ कि दुर्गा भाभी है। इनकी असली नाम दुर्गावती देवी था। ये वही दुर्गा भाभी है जिन्होंने सांडर्स वध के बाद क्रांतिकारी राजगुरु और भगत सिंह जी को लाहौर से अंग्रेजों की नाक के नीचे से निकालकर कोलकाता ले गई थी। ये भी एक ऐतिहासिक सत्य है कि औरतें देश के लिए लड़ने वाले लोगों के लिए क्या करती थी। मैं एक इसी औरत की बात करता हूँ। इनके पति महान क्रांतिकारी भगवती चरण थे। ये भी कहा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद के पास आखिरी वक्त में जो माउजर था वो भी दुर्गा भाभी ने ही उनको दिया था। और 14 अक्टूबर 1999 में वो इस दुनिया से गुमनाम ही विदा हो गई। कुछ 1-2 अखबारों ने उनके बारे में छापा, बस। ऐसी वीरांगना को हम शत शत नमन करते हैं कि जो जिसने ये काम किया, आज तक वो कहाँ गई, किस तरह गई, किस तरह मर गई, जी गई, क्या कुछ किसी को पता नहीं है। ऐसे ये सत्ता में बैठे, संसद में बैठे, आज़ादी के बाद जन्मे लोग इन लोगों के बारे में क्या जाने। इन्हें तो ये समझते हैं कि ये भारत हमने बनाया, ये विश्व गुरु हमारी वजह से भारत हैं। उनको थोड़ी सी शर्म ये नहीं है कि आज जो बैठे हैं किसकी वजह से, अगर भारत आज़ादी नहीं होता आज उनका अस्तित्व ही नहीं होता। जाने दो। ऐसी एक औरत, महान वीरांगना कालीबाई भील,
मैंने ये आर्टिकल्स जब पढ़े तो मैंने सोचा कि एक के बाद एक जितना भी मैं पढ़ूँ, जितना भी मुझे मिले आप तक पहुंचाऊँ, आपको समझ दूँ कि ये बलिदान देने वाले कैसे लोग थे, कौन लोग थे। उसमें औरतें थी, पुरुष थे, तन से, मन से, धन से, सभी तरह के, छोटे बड़े, गरीब अमीर, सभी जात के लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। तो कालीबाई भील की मैं बात करता हूँ। जून 1947 ई में डूंगरपुर में राष्ट्रपाल की पाठशाला बंद करवाने के लिए पुलिस सुप्रिंटेंडेंट और मजिस्ट्रेट बल सहित पहुँचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर उसकी चाबी सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नानाभाई खांट ने मना कर दिया। इस पर सिपाहियों ने नानाभाई खांट की पिटाई की और अध्यापक सेगाबाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू किया। जब भीड़ यह दृश्य देख रही थी तब वीर कालीबाई ने दांत ली हंसी से सेगाबाई की रस्सी काट दी, दांत से काट दी। तभी सैनिकों ने कालीबाई भील पर गोलियां चला दी और 18 जून 1947 को अपने गुरु को बचाने के प्रयास में 13 वर्षीय कालीबाई ने 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया। 13 साल, आप सोच सकते हैं, बाली उमरिया जिसकी उम्र ही नहीं थी, उन्होंने क्या किया। एक और कहानी मैं आपसे कहता हूँ कि मणिपुर के क्रांतिकारी युवराज टिकेंद्रजीत सिंह ने 1891 में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया, जिसमें गद्दारी की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके 13 अगस्त 1891 ई को फांसी की सजा दे दी गई। बेड़ियों में जकड़े इन महान क्रांतिकारी को हम शत शत नमन करते हैं। नवंबर तो आज वही मणिपुर जल रहा है जिस मणिपुर की क्रांति, और वो आज भी हमारे देश में अमी चंदों की बारात चलती है। फौज, ये इस दशक में तो अमी चंदों की एमपी एमएलए इतने खरीदे गए, इतने अमी चंद पैदा कर दिए हैं कि शायद उसकी खेती करने वाले आज सत्ता में बैठे हैं। भ्रष्टाचार उनके दिमाग में, शरीर में, घर में, हर जगह सत्ता में इतना भ्रष्ट हो गए कि आज देखो क्या हो रहा है। आप उसे विश्वगुरु बनाने की होड़ में देश को भ्रष्टाचार की गर्ता में डाल रहे हो, आपको उसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है। चलो छोड़ो, मैंने सोचा कि एक और आर्टिकल इतिहास से अलग होकर कुछ ऐसा कहूँ कि जो अदरक, जिंजर को आप बहुत आसानी से अपने घर पर उगा सकते हैं। मैंने सोचा थोड़ा चेंज कर लूँ, मूड चेंज करूँ कि अदरक को उगाने के लिए सबसे पहले 50% मिट्टी, 30% वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और 20% रेत आलू को अच्छे से मिक्स करके गमले या ग्रो बैग में भर दीजिए। और इसके बाद आपके किचन में अदरक हो तो उसको ले लीजिए और छोटे छोटे भागों में तोड़कर मिट्टी में 1 इंच गहराई में दबा दीजिए और पानी डालकर गमले या ग्रो बैग को धूप वाली जगह पर रख दीजिए। इसमें पानी तभी डालिए जब इसकी मिट्टी सूखी दिखाई दे। लगभग 10 से 15 दिन में अदरक अंकुरित होने लगते हैं और मार्च अप्रैल तक हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। जब पत्तियों नीचे से पीली और सूखने लगे तो पानी देना बंद कर दीजिए और कुछ दिन बाद मिट्टी को खोदकर अदरक को बाहर निकाल लीजिए। तो मैंने सोचा कि आपके लिए इतिहास के पन्ने पर वो कितने ऐसे सारे मैंने आर्टिकल्स पढ़े कि ऐसे ऐसे नाम है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे ऐसे लोग इस देश की आज़ादी के लिए लड़े, जान कुर्बान दी। किस तरह उन लोगों ने यातनाएं बैठी, उसके घाव पर नमक डाला जाता था। मेरी पोड़ आज़ाद पोड़ करसाल में
जब इन लोगों से सुनता था, क्योंकि मेरी पोड़ का नाम आज़ादपुर इसी वजह से कि हमारे वड़ादरा वार्ड में सभी वड़ादरा उस ज़माने में आज़ादी के जंग में काम कर रहे थे। उसमें मेरे जो पूंजालाल सोमेश्वर भाई भट्ट, उन्होंने तो 1912 में क्या किया था मैं बार बार नहीं कहूँगा, उसको साधु हो जाना पड़ा। उसके टेस्टीज में पिन डालते थे, परेशान करते थे, उसको साधु बनना पड़ा। वो अटर्नी थे। वो कहानियाँ मैंने सुनी, मुझे दर्द होता था कि आज जो लोग कहते हैं क्या गांधी जी ने गलत किया, नेहरू ने गलत किया, सरदार ने गलत किया। अरे भाई, गलत तो आप हैं, आपकी सोच है, आपके दिमाग में सत्ता का कीड़ा घुस गया है। आप गुजरात नहीं है, आप भारत नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं हैं। आप जो बैठे हैं, इन लोगों की बदौलत बैठे हैं, जिन लोगों ने 1947 के पहले अंग्रेज़ों और मुग़लों से लड़ने का लोहा लिया था, सब कुछ घुमाया था, यातनाएं वेठी थी। वो लोग अगर नहीं होते तो आप नहीं हो सकते। अगर आपके माँ बाप नहीं हैं तो आप नहीं हैं। अगर आप अपने माँ बाप को गाली देंगे तो इनसे बड़ा पाप दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए जिन लोगों ने जो भी किया, जितना भी किया, उसको बदनाम मत कीजिए। सत्ता के लिए आप उसको बदनाम करने की कोशिश कभी मत, अपने माँ बाप को कभी गाली मत दीजिए। जैसे थे, जिस परिस्थिति में थे, जिन संजोगों में थे, इन संजोगों में इन लोगों ने आपको, क्योंकि वो जन्म देना उसके हाथ में नहीं था, लेकिन जन्म के बाद आपको जिस तरह रखना, जिन परिस्थितियों में रखना और रखा, वो भगवान से कुछ कम नहीं है। वो आपके लिए भगवान है। मैं जो भी हूँ वो मेरी माँ बाप की बदौलत हूँ। और उन्होंने जो भी किया, क्योंकि सब इंसान इंटेलिजेंस नहीं होते हैं, सबके पास धन नहीं होता है, सबके पास सब कुछ नहीं होता है। और जिसके पास जो भी होता है, अपने बच्चों के लिए जिस परिस्थितियों में जो रखते हैं, खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उसको मदद कर खिलाते हैं, वो आप नहीं कर सकते। इसलिए अपने माँ बाप को कभी भी गाली मत दो। माँ बाप भगवान से ऊपर है, माँ बाप ही आपका ईश्वर है। यही आज का मेरा पैगाम है चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से।